ये आप लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न, कुछ आचार्य द्वितीय भाव को भी, उसके बाद चौथा, उसके बाद सातवां, उसके बाद आठवां, उसके बाद 12वां, मतलब इन भावों में मंगल बैठे हों तो उसे मंगल दोष कहा जाता है। अब नहीं चमक रहा, हाँ, उसे मंगल दोष कहा जाता है। पर याद रहे, अगर इन भावों में, मैंने राशि बनाई है इसको छोड़ करके, अगर इन भावों में मंगल या तो उच्च के बैठे हैं या अपनी राशि के बैठे हैं तो वो मंगल दोष मान्य नहीं होगा, या उसके नकारात्मक प्रभाव जातक या जातिका को प्रभावित नहीं करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हाँ, पर याद रहे, अष्टम भाव के जो मंगल हो, अगर उच्च के हों या स्वग्रही हों, फिर भी थोड़े बहुत दोष वो पैदा कर देते हैं। ये एक अपवाद स्वरूप बात है। ये मंगल की बात हो गई। पर क्या सिर्फ विवाह में मंगल दोष ही देखा जाता है, या उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय होते हैं जिनका चिंतन आवश्यक है? तो विचार करिए, जन्म कुंडली में अष्टम में शनि, लग्न में शनि और सप्तम में शनि अगर बैठे हों, पंचम में भी, क्योंकि ये भाव प्रेम प्रदर्शन के होते हैं, स्वभाव के होते हैं, व्यवहार के होते हैं, व्यक्तित्व के होते हैं, आचरण के होते हैं। अगर इन भावों में शनिदेव कमज़ोर बैठे हों और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये मंगल दोष से भी ज़्यादा खतरनाक कई बार हो जाते हैं। जहाँ विवाह को कष्ट, विवाह में मतभेद, वैचारिक ना मिलना, विचारों का ना मिलना, विवाह के बाद आर्थिक जो कमज़ोरी होती है वो निरंतर बढ़ती जाती है और विवाह से नैराश्य भाव प्रदर्शित होने लगता है, निराशा होने लगेगी। ऐसा वाला ये कब होगा? जब लग्न, सप्तम, पंचम और अष्टम भाव में शनि होते हैं। तो एक और भाव होगा जन्म कुंडली का 12वां, जहां शनि के साथ राहु अगर बैठे हों तो यहाँ भी व्यक्ति को, या मंगल बैठे हों 12वें भाव में, तो ये मांगलिक दोष से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है वैवाहिक संबंधों के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्लियर है? तो मंगल दोष के बाद आपने ये भी जान लिया। अब मैं तीसरे सूत्र पे आता हूं जो विवाह से पूर्व हमें ध्यान देना चाहिए, और वो ये कहता है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर जो राशि बनी हो, सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक में जो राशि बनी हो, उस भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हों, अर्थात मान लीजिए यहाँ 5 लिखा और सूर्य इस भाव के स्वामी हैं और यहाँ बैठ गए, तो 6, 7, 8, 9, तो क्या कहा कि सप्तम भाव में जो राशि बनी हो और सप्तमेश जहां बैठे हों, उस राशि के संबंध से हम विवाह कर सकते हैं। मतलब हमारा जो स्पाउस होगा वो सप्तमेश जहां बैठे हों उस राशि से या उस लग्न से संबंधित जातक या जातिका से हमारा विवाह सुखद एहसास कराने वाला होता है। या दूसरा कि सप्तम भाव के अधिपति जो ग्रह बनता हो वो उसकी उच्च राशि जो होती हो, जैसे सप्तमेश आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए सूर्य बन गए तो उनकी उच्च की राशि सिंह राशि, मेष राशि होती है। इसका अर्थ होगा कि आप अपना दाम्पत्य मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ भी शुरू कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन वहां भी सुखद एहसास देगा। एक सिद्धांत और होगा जो थोड़ा नया है, जो मैंने पहले कभी नहीं बताया है, और वो ये है कि सप्तम भाव के अधिपति नवांश चक्र में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि और लग्न के जातक और जातिका से भी विवाह किया जा सकता है। ये नया और अनूठा सिद्धांत है जो आपको समझना होगा। मान लीजिए अगर आपने लग्न से देखा नहीं मिल रहा, कुंडली आपके पास कोई आई है और आपको वो रिश्ता पसंद भी आ रहा है, तो आप लग्न कुंडली में देख लिए कि सप्तम भाव के स्वामी की उच्च राशि से मेल नहीं खा रहा, सप्तमेश जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी मेल नहीं खा रहा है, तो आप ये देखिए कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी नवांश चक्र में कौन सी राशि में बैठे हैं। वो जिस राशि में बैठे हैं नवांश चक्र में, उस राशि और लग्न के जातक जातिका से भी आपका विवाह हो सकता है। वो विवाह भी सुखदायक और सकारात्मक वातावरण तैयार करने वाला होता है। ये तीसरा सिद्धांत है जिससे हम विवाह कर सकते हैं। एक चौथा सिद्धांत है जो ये कहता है, क्या कहते हैं कि किसी भी स्थिति में सप्तम भाव पर देखने वाले ग्रह की दृष्टि, मतलब सप्तम भाव में मान लीजिए यहाँ गुरु बैठे हैं
तो सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, है ना, या सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि जाएगी या जा रही है। तो ये गुरु जो हैं या शुक्र या बुध या चंद्रमा या शनि, मतलब सप्तम भाव पर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर देख रहा है और वो जिस राशि से बैठकर देख रहा है, उस राशि के जातक जातिका से भी विवाह किया जा सकता है। उस जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 नंबर की कुंडली बना दी, गुरु को यहीं बिठा दिया और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ गई, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने शनि को यहाँ वृष राशि में बिठा दिया है, शनि को यहाँ, तो उसका दूसरा अर्थ निकलेगा कि शनि वृष राशि में है। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के जातक जातिका से और सिंह राशि के जातक जातिका से भी हमारा विवाह हो सकता है। या दूसरा, अगर आपके लग्न चक्र के, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह सिद्धांत मैंने बहुत पहले भी बताया है, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर जन्म कुंडली के लग्न चक्र में जो अंक लिखा हो केंद्र में, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो केंद्र में क्या लिखा? केंद्र में 2, 5, 8, 11 लिख दिया। अब आपको क्या देखना है कि सामने वाले की जो कुंडली है उसके नवांश चक्र के केंद्र में अगर ये सेम राशि का निर्धारण या निर्माण हो रहा है तो ये विवाह जन्म जन्मांतर का सुख देने वाला विवाह माना जाता है। उस विवाह में परस्पर बहुत ही ज़्यादा प्रेम बना रहता है। ये बहुत ही अलग सा सिद्धांत है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर लग्न कुंडली, या आपको लग्न कुंडली में देखना है, जातक के या जातिका के लग्न चक्र के केंद्र में बन रही राशियां नवांश चक्र के केंद्र में अगर बन रही हैं तो ये विवाह इस बात का संकेत देता है कि हाँ, ये संबंध पूर्व जन्म से संबंधित है, हम इस विवाह को स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नफा नुकसान नहीं है।